जय हिंद। एक डिप्टी एसपी यानी डीएसपी अदालत में पहुंचे हैं तामीली करवाने के लिए। यानी एक समन अदालत द्वारा इशू किया गया था, उसको तामील करवाने के लिए डीएसपी साहब अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ अदालत में पहुंचे हैं। वर्दी डाली हुई है और जज साहब के सामने थोड़ी देर में नंबर आने वाला है केस का। अब अचानक से होता क्या है, डीएसपी साहब के पास सादे कपड़ों में कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि आपको गिरफ्तार किया जाता है। कोर्ट में जब डीएसपी साहब ने यह सुना तो वो भी हक्के बक्के रह गए। डीएसपी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके साथ खड़े हुए एक सीनियर कांस्टेबल को भी सीबीआई की टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे केस के बारे में जिसने सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कॉमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब यह पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा मध्य प्रदेश में, जहां पर डीएसपी ग्लैडविन और सीनियर कांस्टेबल नीरज प्रधान की पोस्टिंग है। अब वो मंगलवार के दिन पहुंचते हैं, 1 अप्रैल के दिन पहुंचते हैं इंदौर की जिला अदालत में। वहां पर अदालत द्वारा इशू किए गए समन को तामील करवाने के लिए खुद डीएसपी साहब पहुंचे हैं ताकि जज साहब नाराज ना हो जाएं। डीएसपी के साथ उनके सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। थोड़ी देर में केस का नंबर आने वाला है और जिस तरह से यूजुअली रोज कोर्ट में काम होता है उसी तरह से आज भी यानी 1 अप्रैल मंगलवार को काम चल रहा था। पर अचानक से कोर्ट में वो सब कुछ होता है जिसे शायद पहले बहुत कम ही किसी ने देखा होगा। डिप्टी एसपी साहब के पास सादे कपड़ों में सीबीआई की टीम के अधिकारी पहुंचते हैं और कहते हैं कि आप बंसी गुजर मुठभेड़ मामले में एक्यूज्ड हैं, आपसे पूछताछ की जानी है, इसके लिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। बहरहाल डीएसपी की गिरफ्तारी कोर्ट से होती है। कोर्ट में वो अपने सरकारी कामकाज को करने गए थे मगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। मामला क्या है पूरा ये समझने के लिए लोग बार बार सर्च करने लगे, देखने लगे कि डीएसपी को ऐसे क्यों गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा मध्य प्रदेश के नीमच इलाके में, जहां का रहने वाला है बंसी गुजर। नीमच के मनासा तहसील के गांव नलवा का बंसी रहने वाला है। अब जो बंसी है उस पर आरोप लगते रहे कि वो तस्करी करता है मादक पदार्थों की यानी नशीले पदार्थों की, और बड़े स्तर पर गुंडाई भी किया करता था। ऐसा आरोप बंसी पर लगा करता था। अब बंसी का एक साथी था रतनलाल मीणा। रतनलाल मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिस वजह से बंसी गुजर काफी हद तक कमजोर पड़ गया था क्योंकि उसका एक हाथ था रतनलाल मीणा। अब बंसी गुजर ने साल 2009 में एक रणनीति बनाई अपने साथी को छुड़ाने की। पहले तो उसने ये कोशिश की कि अदालत से ही छूट जाए, बेल हो जाए या केस में एक्विटल हो जाए। एक्विटल तो इतनी जल्दी होता नहीं है क्योंकि मामले लंबे चलते हैं। जमानत रतनलाल मीणा की होनी मुश्किल थी। अब ऐसे में बंसी को आइडिया सूझा कि क्यों ना पुलिस की गिरफ्त में से अपने दोस्त को छुड़ा लिया जाए, जबरी तौर पर छुड़ा लिया जाए। फिर आता है 4 फरवरी साल 2009 का दिन। बंसी को पुलिस की मूवमेंट का पता लगता है और वो नजर रखने लगता है, अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है और पुलिस की टीम पर हमला कर देता है। उसे पता था कि मेरे साथी रतनलाल मीणा को पुलिस लेकर इस इलाके से ही गुजरेगी, इसलिए उसने पुलिस पर हमला किया और अपने साथी रतनलाल मीणा को छुड़वा लिया। अब रतनलाल मीणा वहां से छूट गया पर पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ गया कि किस तरह से पुलिस की गिरफ्त से एक बंसी गुजर जैसा बदमाश रतनलाल मीणा को छुड़ा कर ले गया है। इसके बाद पुलिस ने अलग अलग टीमों का गठन किया। 4 फरवरी को यह घटना हुई। पुलिस 3-4 दिन लगातार हाथ पैर मारती रही और फिर फाइनली 8 फरवरी 2009 को पुलिस ने दावा किया कि जो बंसी गुजर है उसे हमने एक एनकाउंटर में मार दिया है। यानी बंसी गुजर के पास जब पुलिस पहुंची तो दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और उस एनकाउंटर में बंसी गुजर मारा गया। अब ये जो थ्योरी थी बंसी गुजर के गांव नीमच में भी पहुंची जहां का वो रहने वाला था, पर गांव वालों को यकीन नहीं आया। गांव वालों को लगा बंसी तो इतनी पहुंच वाला, इतना पुराना तस्कर है, इतना पुराना नामी व्यक्ति है,
तो उसको पुलिस कैसे मार सकती है, गांव वालों को बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। और जब भी कभी बंसी के एनकाउंटर की बात चलती थी तो गांव वाले कह दिया करते थे कि नहीं, बंसी तो जिंदा है, बंसी मर सकता ही नहीं। अब फिर चलिए 2009 में बंसी की फाइल बंद हो जाती है। जितने मामले बंसी पर चल रहे थे, क्योंकि वो मर गया पुलिस रिकॉर्ड में, तो उसके मामले बंद हो गए। अब धीरे धीरे 2 साल का समय गुजरता है और आ जाता है साल 2011। साल 2011 में अचानक से पुलिस की एक टीम घनश्याम धाकड़ नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। और यह घनश्याम धाकड़ वो व्यक्ति है जो बंसी गुर्जर का काफी खास माना जाता था। घनश्याम धाकड़ की जब गिरफ्तारी हुई तो उससे पूछताछ हुई, बड़ी सख्ती से पूछताछ हुई। और पूछताछ में घनश्याम धाकड़ ने कथित तौर पर एक खुलासा किया कि जब वो गायब था, जब वो छिपता फिर रहा था पुलिस से, तो वो बंसी गुर्जर के साथ ही मौजूद था। अब यह सुनकर पुलिस के अधिकारियों के रोंगटे खड़े हो गए कि जो व्यक्ति साल 2009 में पुलिस रिकॉर्ड में मर चुका है, वो भी पुलिस एनकाउंटर में, 2011 में एक व्यक्ति कह रहा है कि वो बंसी गुर्जर के साथ रह रहा था। अब इस पूरी बात को सुनकर जैसे हड़कंप सा मच गया। अब आपको बता दें कि जो घनश्याम धाकड़ की गिरफ्तारी हुई, इसे भी पहले सड़क हादसे में मृत घोषित किया जा चुका था, उसकी गिरफ्तारी हुई। इसलिए पुलिस के अधिकारियों को शक हुआ कि जो बंसी गुर्जर है, इसके एनकाउंटर में भी कोई झोल है, कोई बड़ा झोल है। और फिर फाइनली होता यह है कि 20 दिसंबर 2012 को बंसी गुर्जर की गिरफ्तारी हो जाती है। यानी लगभग 3.5 साल बाद बंसी गुर्जर गिरफ्तार हो जाता है, जिसका कि 2009 में फरवरी के महीने में एनकाउंटर हो चुका था। अब जैसे ही इस खबर का पता चला तो उसके बाद एकदम से भूचाल सा आ गया। अब फिर फाइनली हुआ ये कि उज्जैन के रहने वाले गोवर्धन पांडे और नीमच के मूलचंद खींची ने हाईकोर्ट में एक जनहित पिटीशन दाखिल की। उन्होंने अपने पिटीशन में कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि एक व्यक्ति का एनकाउंटर 2009 में होता है, 2012 में वो पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, तो क्या मतलब इसमें कोई झोल था? क्या किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की, जान से मारने की कोशिश थी, या फिर इस मामले में पुलिस ने पैसे की वजह से कुछ गलत किया था? अब पिटीशन दाखिल होने के बाद माननीय हाईकोर्ट इस केस को सीबीआई को रेफर करती है। सीबीआई इस मामले में बहुत ही सूक्ष्म तरीके से जांच करती है, एक एक पहलू से, कि आखिर सबसे पहले इस मामले की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी प्रारंभिक जांच होती है। उसके बाद सीबीआई के अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचते हैं, वहां का जायजा लेते हैं और जहां जहां पर, जिन जिन ठिकानों पर बंसी गुर्जर छिपा हुआ था, उस जगह का जायजा लेते हैं। फिर आती है पुलिस अधिकारियों की बात, एक एक पुलिस अधिकारी से पूछताछ होती है। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक एक एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों को सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए बुलाती है। तो सीबीआई की टीम के पास पूछताछ में सहयोग करने नहीं जाते एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी, बल्कि छुट्टी लेकर घर चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। तो इसके बाद सीबीआई की टीम को और शक हुआ, डीएसपी की भूमिका की जांच हुई और फिर फाइनली जब सीबीआई को पता चला कि जिला अदालत में ये डीएसपी साहब अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ पहुंचे हैं, तो वहीं पर दबिश देने के लिए सीबीआई की टीम पहुंच गई और इस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 घंटे पूछताछ तो सिर्फ इंदौर में हुई रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक। इसके बाद सीबीआई की टीम डीएसपी साहब को अपने साथ दिल्ली ले गई, जहां पर मामले को आगे अदालत में चलाया जाएगा। अब इस मामले में माननीय अदालत का जो भी फैसला होगा उसे ही अंतिम सत्य और अंतिम तथ्य माना जाएगा, क्योंकि जो भी तथ्य आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टेड फैक्ट्स और क्लेम्स के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं। पुलिस द्वारा कुछ क्लेम किए गए हैं और सीबीआई द्वारा कुछ क्लेम किए गए हैं। बहरहाल इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख सिर्फ यही मिलती है कि हमेशा ईमानदारी और नैतिकता से चलें। आप कितने भी बड़े पद पर पहुंच सकते हैं, पर कभी भी गलत काम ना करें। और यदि कोई व्यक्ति अनैतिक, गलत या भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलता है तो एक ना एक दिन कानून के हाथ उस तक जरूर पहुंचते हैं। इसलिए ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और इस देश के विकास में अपना योगदान दें। जय हिंद।